बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। वेनेजुएला में झड़पें, एक औरत हलाक, दर्जनों जख्मी। हुकूमत और अपोजिशन के हामी आमने सामने। वेनेजुएला बना आलमी सियासत का अखाड़ा, अमेरिका और रशिया में तकरार। वाशिंगटन से फौजी कार्रवाई पर मिले अलग अलग इशारे। जद्दा के करीब ईरानी जहाज में इमरजेंसी सूरत हाल, सऊदी एजेंसियां मदद के लिए पहुंच गईं। गाजा में इसराइल के हवाई हमले, हमास ने भी रॉकेट दाग दिए। नाजायज इसराइल के खात्मे तक मिडिल ईस्ट में अमन कायम नहीं हो सकता, यूथ कॉन्फ्रेंस से महातिर मोहम्मद का खिताब। पुलवामा की वजह से मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार दिया गया, चाइना के साथ कोई डील नहीं हुई, हुकूमत ने अंदेशों पर दी सफाई। फानी जुमे को उड़ीसा के साहिल से टकराएगा, 8 लाख लोगों का तखलिया। वजीर आजम ने लिया सूरत हाल का जायजा। वंजारा और अमीन इशरत फर्जी एनकाउंटर केस में बरी, अहमदाबाद अदालत का फैसला। सीबीएसई 12वीं के नतीजों का ऐलान, लड़कियों ने लड़कों को फिर पीछे छोड़ दिया। थाईलैंड के बादशाह ने खातून सिक्योरिटी ऑफिसर से शादी कर ली। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। वेनेजुएला में हुकूमत के हजारों हामियों और मुखालिफिन ने रैलियां निकाली, जिसके दौरान गड़बड़ के वाकयात पेश आए। अपोजिशन लीडर जॉन गाइडो ने फौज से कहा कि वो सदर निकोलास मदुरो का तख्ता उलट दें। उन्होंने दारुल-हुकूमत कराकास में अपने हामियों से खिताब करते हुए कहा कि अगर हुकूमत समझती है कि हम ज्यादा से ज्यादा दबाव डाल चुके हैं तो वो गलती पर है, हम सड़कों पर बरकरार रखेंगे। दूसरी तरफ मदुरो ने अपने हामियों से खिताब करते हुए कहा कि वो सड़कों पर निकल आए। उन्होंने ट्विटर पर कहा कि बैरूनी दखल अंदाजी वेनेजुएला में आगे की तरफ बढ़ने का कोई रास्ता नहीं हो सकता। मदुरो ने लिखा कि बैरूनी दखल अंदाजी, बगावत, टकराव हमारे प्यारे वेनेजुएला के लिए आगे बढ़ने का रास्ता नहीं हो सकता, बल्कि हमें इख्तलाफात दूर करने के लिए दस्तूर और आपसी एहतराम को मद्देनजर रखना चाहिए। दारुल-हुकूमत कराकास में कई शहरी ड्रम्स बजाते हुए और आजादी के नारे लगाते हुए देखे गए। सरकारी फौज ने एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर एहतजाजियों के खिलाफ आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल किया। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि उसे एहतजाजियों के खिलाफ ताकत के हद से ज्यादा इस्तेमाल पर तशवीश है। एक बयान में कहा गया कि हम तमाम फरीकों से दरख्वास्त करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा सब्र तहम्मुल से काम लें और ओहदेदार पुरअमन तौर पर जमा होने के लोगों के हक का एहतराम करें। हम लोगों को खून खराबे के लिए उकसाने वाली जबान इस्तेमाल करने के खिलाफ भी खबरदार करते हैं। मदुरो के हामी लाल रंग के कपड़े पहनकर मार्च निकाल रहे हैं।
इस दौरान वेनेजुएला आलमी सियासत का अखाड़ा बन गया है। रशिया और अमेरिका में तकरार हुई। रशिया के वजीर खारजा सर्जी लावरोफ ने अपोजिशन लीडर जॉन गैडो के लिए अमेरिका की तायद की मजम्मत की। सर्जी लावरोफ ने अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए कहा कि वेनेजुएला के मामलात में वाशिंगटन की दखलंदाजी आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। इस दौरान पॉम्पियो ने वेनेजुएला की कम्युनिस्ट हुकूमत की मदद के लिए रशिया और क्यूबा की मजम्मत की। स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने कहा कि रशिया और क्यूबा की दखलंदाजी की वजह से अमेरिका रशिया ताल्लुकात मुतासिर हो रहे हैं। पॉम्पियो ने रशिया से कहा कि वो निकोलास मदुरो की मदद खत्म करे और दूसरे मुल्कों का साथ दे जो वेनेजुएला के अवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अमेरिका से वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई के बारे में मिले जुले इशारे सामने आ रहे हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने फॉक्स न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का इस ताल्लुक से ख्याल बिल्कुल साफ है कि वेनेजुएला में फौजी कार्रवाई मुमकिन है। अगर जरूरी हो तो अमेरिका ऐसा करेगा। अमेरिका के वजीर दिफा पैट्रिक शनाहन ने भी कहा कि अमेरिका ने वेनेजुएला में इम्कानी फौजी ऑपरेशन के लिए मनसूबाबंदी कर ली है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन ने भी धमकी दी कि अगर मदुरो पुरअमन तौर पर नहीं हटते हैं तो अमेरिका फौजी कार्रवाई करेगा। लेकिन कई फौजी ओहदेदार मिलिट्री एक्शन के इम्कान को नजरअंदाज कर रहे हैं। कारगुजार असिस्टेंट डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा कि पेंटागन कई ऑप्शंस पर गौर कर रहा है लेकिन अब तक कोई हुक्म जारी नहीं किया गया। आप जिस बारे में बात कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिकी फौजों के चीफ जनरल जोसेफ डनफोर्ड ने भी कहा कि हम सिर्फ इंटेलिजेंस जमा करने पर काम कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं। बीबीसी ने बताया कि वेनेजुएला के दारुल कराकास में झड़पों के दौरान गोली लगने से कम एक औरत हलाक हो गई और दर्जनों लोग जख्मी हुए। कई जगह पानी की बौछार का भी इस्तेमाल किया गया। इस दौरान अपोजिशन लीडर जॉन गाइडो ने कहा कि 27 साल औरत की मौत के जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाना चाहिए। उन्होंने निकोलास मदुरो को हटाने के लिए मुसलसल हड़तालों का ऐलान किया। अपोजिशन लीडर ने सरकारी मुलाजमीन से कहा कि वो हड़तालों में शामिल हो जाएं। जॉन गाइडो ने जनवरी में अपने आप को मुल्क का अबूरी सदर करार दिया था और अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुल्कों ने फौरी उन्हें तस्लीम कर लिया था। दूसरी तरफ मदुरो को रशिया और चाइना की मदद हासिल है। सऊदी अरब ने कहा है कि जद्दा के साहल के करीब एक ईरानी ऑयल जहाज बहरान की कैफियत से दो चार था जिसकी मदद की गई। इस जहाज पर 1 मिलियन बैरल तेल ले जाया जा रहा था और इससे ऑयल लीक होने का अंदेशा पैदा हो गया था। सऊदी अरब के सरकारी टेलीविजन पर यह बात कही गई। एक न्यूज एजेंसी ने कहा कि ओहदेदारों को ईरानी जहाज हैप्पीनेस 1 से एक पैगाम मिला जिसमें इंजन फेल होने और जहाज कंट्रोल से बाहर होने की खबर दी गई। जहाज पर 26 लोग सवार थे जिनमें 24 ईरानी थे। इसके अलावा 2 क्रू मेंबर्स बांग्लादेशी थे। सऊदी ओहदेदारों ने बताया कि मुख्तलिफ सरकारी एजेंसियों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया। इस जहाज से तेल लीक होने की तस्दीक नहीं हुई है। सऊदी अरब और ईरान मिडल ईस्ट की सियासत में 2 सबसे बड़े हरीफ हैं। ईरान पर अमेरिका की तरफ से उसके ऑयल एक्सपोर्ट को जीरो करने के लिए काफी दबाव है। इसराइली फौज ने कहा है कि उसने गुबारों से हमलों का जवाब देने के लिए हमास के कई ठिकानों पर हमले किए। इसराइल ने इस बात की तस्दीक की कि गाजा से 2 रॉकेट फायर किए गए। दोनों तरफ किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। ये 1 महीने से ज्यादा अरसे में इस तरह की सबसे बड़ी झड़प है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इसराइली ओहदेदारों ने पिछले 15 बरसों में यरूशलेम में तकरीबन 3000 फलस्तीनियों को बेघर किया। इसराइल की इंसानी हकूक तंजीम ने यह बात बताई। इस रिपोर्ट में कहा गया कि 2004 और 2019 के दरमियान 830 घर गिराए गए। मलेशिया की वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद ने कहा कि जब तक नाजायज इसराइल का खात्मा नहीं हो जाता उस वक्त तक मिडल ईस्ट में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। उन्होंने कुआलालंपुर में मिडल ईस्ट यूथ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। इस कॉन्फ्रेंस में 40 मुल्कों के 2000 ग्रुप्स और तंजीमों के नुमाइंदों ने हिस्सा लिया। दुनिया भर से मैं अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरास। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर।
वेनेजुएला में झड़पें, एक औरत हलाक, दर्जनों जख्मी, हुकूमत और अपोजिशन के हामी आमने सामने। वेनेजुएला बना आलमी सियासत का अखाड़ा, अमेरिका और रशिया में तकरार, वॉशिंगटन से फौजी कार्रवाई पर मिले अलग अलग इशारे। जद्दा के करीब ईरानी जहाज में इमरजेंसी सूरत हाल, सऊदी एजेंसियां मदद के लिए पहुंच गईं। गाजा में इसराइल के हवाई हमले, हमास ने भी रॉकेट दाग दिए। नाजायज इसराइल के खात्मे तक मिडिल ईस्ट में अमन कायम नहीं हो सकता, यूथ कॉन्फ्रेंस से महातिर मोहम्मद का खिताब। पुलवामा की वजह से मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार दिया गया, चाइना के साथ कोई डील नहीं हुई, हुकूमत ने अंदेशों पर दी सफाई। फानी जुमे को उड़ीसा के साहिल से टकराएगा, 8 लाख लोगों का तख्लिया, वजीर आजम ने लिया सूरत हाल का जायजा। वंजारा और अमीन इशरत फर्जी एनकाउंटर केस में बरी, अहमदाबाद अदालत का फैसला। सीबीएसई 12वीं के नतीजों का ऐलान, लड़कियों ने लड़कों को फिर पीछे छोड़ दिया। थाईलैंड के बादशाह ने खातून सिक्योरिटी ऑफिसर से शादी कर ली। जारी इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को अमेरिका ने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस ने जैश मोहम्मद लीडर मसूद अजहर को दहशतगर्द करार दिया, जिससे ये बात साबित होती है कि दुनिया पाकिस्तान में दहशतगर्दी के सफाए और साउथ एशिया में अमन को यकीनी बनाने की पाबंद है। व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान ने यह बात कही। अमेरिका के सेक्रेटरी माइक पोम्पियो ने मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने पर खुशी का इजहार किया और कहा है कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ दुनिया की कामयाबी है। हिंदुस्तान ने कहा है कि वो कौमी सलामती के मामले में किसी भी मुल्क के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने कहा कि चाइना ने वजह बता दी है कि क्यों उसने मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने के लिए अपने एतराज को खत्म किया है। ये पूछे जाने पर कि यूनाइटेड नेशंस के फैसले में पुलवामा दहशतगर्द हमले का जिक्र क्यों नहीं किया गया, वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हिंदुस्तान का बुनियादी मकसद ये था कि मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार दिया जाए। रवीश कुमार ने कहा कि मसूद अजहर को आलमी दहशतगर्द करार देने में पुलवामा हमले का अहम रोल है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि वो इतवार तक वजीर आजम नरेंद्र मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह के खिलाफ कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जियों के बारे में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर पीर को सुनवाई होगी। आसाम के एक रुकने पार्लियामेंट सुष्मिता देव ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन मोदी और अमित शाह के खिलाफ शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। उन्होंने अपनी शिकायत में मोदी और अमित शाह की कई हेट स्पीचेस का हवाला दिया। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा है कि 2019 के इलेक्शंस नजरियात की लड़ाई और कांग्रेस हिंदुस्तान को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रही है। उन्होंने न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि कौम परस्ती का मतलब मुल्क के अवाम के मसाइल हल करना है। इस दौरान इलेक्शंस के बाकी मरहलों के लिए सरगर्मी से मुहिम चलाई जा रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, बीजेपी सदर अमित शाह, सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने सरगर्मी से मुहिम में हिस्सा लिया। बात करते हैं तूफान फानी की। उड़ीसा में तूफान फानी के मद्देनजर ढलान वाले इलाकों से 8 लाख लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। तूफान जुमे को उड़ीसा के साहिल से टकराएगा। इसके असर में 180 से 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। तूफान के मद्देनजर 103 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। चीफ मिनिस्टर उड़ीसा नवीन पटनायक ने अवाम से अपील की है कि इन हंगामी हालात में वो हुकूमत के साथ ताउन करें। इस दौरान तमाम डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और पुलिस मुलाजिमीन की छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं। स्कूल कॉलेजेस को भी 3 दिन के लिए बंद रखने की हिदायत दी गई।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में तूफान फानी से निमटने की तैयारियों का जायजा लिया गया। अहदेदारों ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म को तूफान के रास्ते और एहतियाती कदमों के बारे में ब्रीफिंग दी गई। इस मीटिंग में बाज़ अहम फैसले किए गए, जिनमें NDRF और फौज की तैनाती, मुतासरा इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई और टेलीकॉम और बिजली की खिदमात को बरकरार रखने के हवाले से फैसले शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो सूरत हाल पर नजर रखें और एहतियाती कदम उठाएं। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर रिलीफ और रेस्क्यू के कामों के लिए असरदार कदम उठाए जाएं। अहमदाबाद की एक सीबीआई अदालत ने साबिक पुलिस ऑफिसर डीजी बंजारा और नरेंद्र अमीन को इशरत जहां फर्जी एनकाउंटर केस में बरी कर दिया है। दोनों ऑफिसर्स ने उन्हें बरी करने के लिए दरखास्तें दाखिल की थी। हाल ही में गुजरात हुकूमत ने उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए सीबीआई को इजाजत देने से इनकार कर दिया था। मुंबई के करीब मुमरा इलाके की रहने वाली इशरत जहां और उसके बाद साथियों को गुजरात पुलिस ने 15 जून 2004 को अहमदाबाद के करीब एक फर्जी एनकाउंटर में बेरहमी से हलाक कर दिया था। पुलिस ने दावा किया कि ये लोग लश्कर तैयबा के दहशतगर्द थे और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर गुजरात नरेंद्र मोदी को हलाक करना चाहते थे। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केस में चार्जशीट दाखिल की है। इस केस में ये दूसरी चार्जशीट है। अमेरिका के साबिक नायब सदर और 2020 के सदारती उम्मीदवार जोसेफ बाइडेन ने यमन जंग में सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों की मदद बंद करने पर जोर दिया है। उन्होंने अपने तर्जुमान के हवाले से ये बात कही। तर्जुमान ने कहा कि जो बाइडेन का मानना है कि यमन जंग के लिए अमेरिकी मदद खत्म होनी चाहिए और सऊदी अरब को दिया गया ब्लैंक चेक बर्खास्त करना चाहिए। एक रिपोर्ट में वार्निंग दी गई है कि अमेरिका और रशिया के दरमियान एक नई सरजंग शुरू हो सकती है। अमेरिका ने हालिया अरसे में मिसाइल्स पर खर्च की जाने वाली रकम काफी बढ़ा दी है। नोबेल इनाम हासिल करने वाली एक तंजीम ने, जिसका नाम ICAN है, कहा कि हाल ही में अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स समझौते से बाहर निकल जाएगा। ये ऐलान नई सरजंग शुरू होने का इशारा है। यूएई के अहदेदार ने कहा है कि लीबिया के दारुल त्रिपोली पर कंट्रोल करने वाले इंतहा पसंद लश्कर मुल्क के बहरान के सियासी हल की तलाश को पटरी से उतार रहे हैं। मुमलिकती वजीर खारजा अनवर करखाश ने ट्विटर पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि अबूधाबी की पहल ने बहरान को हल करने का एक मौका दिया था, लेकिन इंतहा पसंद लश्कर दारुल हुकूमत पर कंट्रोल किए हुए हैं और सियासी हल की तलाश को पटरी से उतार रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी से निमटना और मुल्क में इस्तेहकाम पैदा करना हमारा हक है और हमारी दिलचस्पी है। इस तरह यूएई ने मुल्क की आलमी सतह पर तस्लीम की जाने वाली हुकूमत को इंतहा पसंद लश्कर से ताबीर किया है। ऐसी खबरें आई हैं कि खलीफा हफ्तार की लीबियन नेशनल आर्मी को सऊदी अरब और उसके इत्तेहादी मुल्कों की ताईद और मदद हासिल है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने 12वीं जमात के नतीजों का ऐलान कर दिया है। इन नतीजों को सामने लाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने CBSE के साथ पार्टनरशिप की ताकि स्टूडेंट्स को सहूलत हो सके। तकरीबन 13 लाख स्टूडेंट्स ने CBSE की 12वीं जमात के इम्तिहानों में हिस्सा लिया था। इन इम्तिहानात में एक बार फिर लड़कियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया। गाजियाबाद की हंसिका शुक्ला और मुजफ्फरनगर की करिश्मा अरोरा ने टॉप किया है। 28 दिनों के अंदर ही ये नतीजे जारी कर दिए गए। टॉपर्स ने 500 में से 499 मार्क्स हासिल किए। CBSE 12वीं जमात के नतीजों में लड़कियों की कामयाबी का फीसद 88.7 और लड़कियों की कामयाबी का फीसद 89.4 रहा। कामयाबी का जुमला फीसद 83.4 रहा। तिरुअनंतपुरम रीजन का नतीजा सबसे बेहतर रहा, जहां 98.2% स्टूडेंट्स ने कामयाबी हासिल की। थाईलैंड के बादशाह ने अपनी एक सिक्योरिटी ऑफिसर से शादी कर ली और उन्हें मलका का दर्जा दे दिया। यह अचानक ऐलान बादशाह की ताजपोशी तकरीब से कुछ दिन पहले किया गया। 66 साल बादशाह महावीर अलोंगकांग 2016 में अपने वालिद के इंतकाल के बाद थाईलैंड के दस्तूरी बादशाह बने थे। उन्होंने इससे पहले भी 3 शादियां की जो खत्म हो चुकी हैं। उन शादियों से उन्हें 7 बच्चे हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। वेनेजुएला में झड़पें, एक औरत हलाक, दर्जनों जख्मी, हुकूमत और अपोजिशन के हामी आमने सामने। वेनेजुएला बना आलमी सियासत का अखाड़ा, अमेरिका और रशिया में तकरार, वॉशिंगटन से फौजी कार्रवाई पर मिले अलग अलग इशारे।
جدہ کے قریب ایرانی جہاز میں ایمرجنسی صورتحال، سعودی ایجنسیاں مدد کے لیے پہنچ گئیں۔ غزہ میں اسرائیل کے ہوائی حملے، حماس نے بھی راکٹ داغ دیے۔ ناجائز اسرائیل کے خاتمے تک مڈل ایسٹ میں امن قائم نہیں ہو سکتا، یوتھ کانفرنس سے مہاتیر محمد کا خطاب۔ پلوامہ کی وجہ سے مسعود اظہر کو عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا، چائنا کے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہوئی، حکومت نے اندیشوں پر دی صفائی۔ فانی جمعے کو اڑیسہ کے ساحل سے ٹکرائے گا، 8 لاکھ لوگوں کا تخلیہ، وزیر اعظم نے لیا صورتحال کا جائزہ۔ ونجارا اور امین عشرت فرضی انکاؤنٹر کیس میں بری، احمد آباد عدالت کا فیصلہ۔ سی بی ایس ای 12ویں کے نتیجوں کا اعلان، لڑکیوں نے لڑکوں کو پھر پیچھے چھوڑ دیا۔ تھائی لینڈ کے بادشاہ نے خاتون سیکیورٹی آفیسر سے شادی کر لی۔ یہ تھی آج کی خبریں، ہم شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔